हाय। इस वीडियो में हम सेक्शन 457, 458 एंड 459 ऑफ सीआरपीसी को समझेंगे। ये सभी जितने सेक्शन है ना 451 से जो स्टार्ट हुए हैं किस बारे में बात कर रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मतलब कि जब कोई ट्रायल होता है, कोई इंक्वायरी होती है, या वैसे भी अगर कोई प्रॉपर्टी सीज की जाती है आपकी, तो उसके साथ किस तरीके से डील किया जाएगा, उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सेक्शन 451 से 456 अच्छे से समझ लिया है। बेयर एक्ट के लिए एक अलग से वीडियो में समझा था, उसको देखिएगा। और डिटेल्ड में सभी सेक्शंस को एक एक करके हमने 3-4 वीडियोस में समझा, उनको भी आप देख सकते हैं। अब सेक्शन 457 पे अगर हम आए तो देखिए सब जब 451 में थे हम, 451 क्या बोल रहा था कि भाई किसी इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाती है तो उसके साथ किस तरीके से डील किया जाएगा। और 452 में था कि इंक्वायरी या ट्रायल की कंक्लूजन के वक्त, कंक्लूड जब हो जाएगा उस वक्त कैसे डील किया जाएगा। अभी जो सेक्शन 457 है ये बोलता है कि जब कोई प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा सीज की जाती है, जब कोई प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा सीज की जाती है तो उसके साथ किस तरीके से डील किया जाएगा। तो प्रोसीजर बाय पुलिस ऑन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या होता है जब कोई प्रॉपर्टी पुलिस सीज करती है, तो सेक्शन 457 के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, दो प्री कंडीशंस जिनको आप बोल सकते हो या दो कंडीशंस बोल सकते हो। पहली कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट हो गई हो, रिपोर्ट कर दी गई हो, और दूसरी कि वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस ना हुई हो इंक्वायरी या ट्रायल के अंदर। हो सकता है कि इंक्वायरी ट्रायल स्टार्ट ही ना हुआ हो इसलिए प्रोड्यूस ना हुई हो, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल के कारण, या इंक्वायरी ट्रायल पेंडिंग हो इस वजह से प्रोड्यूस ना हुई हो कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब सेक्शन 102 भी हम देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके हालात ही ऐसे नहीं होते कि उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को पुलिस भी क्या करती है कि पर्सनल बॉन्ड के ऊपर छोड़ देती है कि ले जाओ, जब आपको बोला जाएगा, कंडीशन लगा देती है तो आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दीजिएगा, वो अलग चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे अब पुलिस क्या कर रही है, प्रॉपर्टी को सीज कर रही है। ठीक है, पुलिस सीज कर रही है प्रॉपर्टी को, तो इसका मतलब कि पुलिस कब कब सीज करती है प्रॉपर्टी को। तो हम बेसिकली देखें तो दो सेक्शन सीआरपीसी में दिए गए हैं जहाँ पे पुलिस किसी प्रॉपर्टी को सीज करती है, एक सेक्शन 51 के अंदर और सेक्शन 102 के अंदर। सेक्शन 51 में कब सीज करती है पुलिस, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करते हुए जब उसको वो देखती है, उसको वो सर्च करती है, उस व्यक्ति को जब भी उसको अरेस्ट करते हैं तो सर्च करते वक्त उस व्यक्ति के पास से जो प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को पुलिस सीज कर लेती है। और जब सीज करती है तो सीजर मीमो बनाती है जिसके अंदर वो लिखती है कि इस व्यक्ति के पास से ये चीज़ें मिली हैं, उसी की वो रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास करती है कि मुझे इस व्यक्ति से ये चीज़ें मिली हैं। और दूसरा कब करती है, सेक्शन 102 के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, जैसे उसको पुलिस को लगता है कि कोई जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, या उसको मिलती है कि प्रॉपर्टी स्टोलन है, उसको सस्पिशन होता है कि इस प्रॉपर्टी से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी पुलिस क्या कर सकती है, सीज कर सकती है। तो यहाँ ज़्यादातर इन्हीं दो जगह पे सीआरपीसी के अंदर किसी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है। अब जब पुलिस इन प्रॉपर्टी को सीज करती है तो क्या करती है, एक रिपोर्ट बनाती है, और वो रिपोर्ट किस चीज़ की रिपोर्ट होती है, सीजर रिपोर्ट होती है। वो जब वो अपने पास रिकॉर्ड बनाती है तब हम उसको सीजर मीमो बोलते हैं, और जब वो रिपोर्ट बनाती है हम उसको सीजर रिपोर्ट बोलते हैं। और जिस भी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो पुलिस आती है उस मजिस्ट्रेट के पास जाके उसको रिपोर्ट कर देती है कि मुझे इस व्यक्ति से ये सामान मिला है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उस मजिस्ट्रेट के पास जाए जो उस ऑफेंस, मतलब जिस ऑफेंस के अंदर वो प्रॉपर्टी मिली है उसका ट्रायल या इंक्वायरी चलाए, वो सिर्फ जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है। मतलब कि कोई ऑफेंस मान लीजिए सेशन कोर्ट के पास चलना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेशन कोर्ट के पास ही रिपोर्ट करेगी, जो एमएम है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके पास भी उस प्रॉपर्टी को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो मजिस्ट्रेट क्या होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट होना चाहिए। तो नॉट नेसेसरी टू मजिस्ट्रेट कंपिटेंट टू होल्ड इंक्वायरी और ट्रायल रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपिटेंट हो उसकी इंक्वायरी या ट्रायल चलाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या वर्ड हमने पढ़ा था कि वो प्रोड्यूस नहीं किया गया प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। तो ये जो ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल है वो सेक्शन 451 वाला अलग है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंक्वायरी या ट्रायल हुई नहीं है, मतलब कि स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अभी जो चीज़ है वो कहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ही है। इसका मतलब ये है कि वो इसलिए प्रोड्यूस नहीं हुई कोर्ट के सामने
तो स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि एब्सेंस ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल, या फिर पेंडिंग है अभी इंक्वायरी या ट्रायल, स्टिल नॉट प्रोड्यूस इन कोर्ट, और इसके बावजूद भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुई। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुई। तब हम सेक्शन 457 के हिसाब से आएंगे, अदरवाइज हम फॉलो नहीं करेंगे सेक्शन 457 को। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जब सेक्शन 457 का सबसेक्शन 1 पढ़ोगे तो वहाँ पे बोलता है कि सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, कि कोर्ट जो है ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको ठीक लगता है। लेकिन ये जो एज इट थिंक्स फिट है ना, ये एक लिमिटेड वर्ड है। जैसे हम सेक्शन 451 पढ़ते हैं, वहाँ पे एज इट डीम्स फिट इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, वहाँ पे वो डिस्क्रिशन के ऊपर होता है कोर्ट की, जिस तरीके से उसको ठीक लगता है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकता है उस प्रॉपर्टी के साथ, क्या क्या, या तो वो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस दिला सकता है जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है, या जिसको उसको लगता है कि वो एंटाइटल्ड है जो व्यक्ति, या दूसरा डिस्पोजल ऑफ इट। तो यहाँ पे जब वो डिस्पोजल करने का डिसीजन लेता है तो फिर वापस उसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है कि जिस तरीके से वो उस प्रॉपर्टी के साथ डील करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन अगर वो ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है कि जो व्यक्ति एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी के लिए उसको डिलीवरी करना, तो फिर वो बाधित हो जाएगा, मतलब उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि उस व्यक्ति को वो उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी करे। और जैसे मान लीजिए 102 के अंदर किसी की प्रॉपर्टी पकड़ी जिस पे सस्पिशन था कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है या ऐसी है। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कौन एंटाइटल्ड है इस प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर वहाँ पे कोर्ट उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी वापस लौटाएगा ही लौटाएगा। तो ये बात सेक्शन 457 सबसेक्शन 1 के अंदर ये सब बातें आती है। इसके बाद अगर हम और कुछ देखें इस सेक्शन के अंदर, तो एक तो सेक्शन 457 का सबसेक्शन 2 है, वो तो प्रोक्लेमेशन की बात करता है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो कोर्ट है, ये कौन सा कोर्ट है, हम सीआरपीसी की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो क्रिमिनल कोर्ट जो होता है ना, वो कभी भी प्रॉपर्टी के टाइटल के लेके, जो टाइटल को लेके डिस्प्यूट है ना, उससे डील नहीं करेगा, वो सिर्फ पोजीशन से लेके करेगा डील। मतलब कि इसका पोजीशन किसके पास होना चाहिए, कि जैसे सेक्शन 110 पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट का, वो क्या बोलता है कि जिसके पास वो प्रॉपर्टी मिली वो उसका ऑनर होता है, ठीक है, प्रिजम्पशन होती है वहाँ पे। तो अगर 102 के अंदर भी आइडेंटिफाई हो गया कि ये इसका ऑनर है, ये एंटाइटल्ड है इसके लिए, इसके पोजीशन के लिए, किसके पास इसका पोजीशन था, तो वो 110 एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन को मानते हुए कोर्ट उसको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दिला देगा। कोर्ट ये नहीं देखेगा कि ये इसका टाइटल इसके पास है या नहीं है। हालांकि ये होता है कि किसी के पास से चोरी की प्रॉपर्टी मिलेगी तो उस व्यक्ति को थोड़ा ना वो प्रॉपर्टी दिला देगा, वो तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं और जो उसका जिसके पास पोजीशन होना चाहिए उसको पोजीशन दिला देता है। यहाँ पे वो टाइटल के लेके डील नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि ये क्रिमिनल कोर्ट है, ये सिर्फ पोजीशन किसके पास होना चाहिए इस चीज़ को देखेगा। तो 457(1) में ये बोला। 457(2) जो प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है कि भाई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका कोई ऑनर वगैरह नहीं मिल रहा, तो वो एक प्रोक्लेमेशन निकालेगा और बोलेगा कि 6 मंथ्स के अंदर अपीयर होकर अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लो और उसकी आप ऑनरशिप ले लो, पोजीशन ले लो, ऑनरशिप नहीं पोजीशन ले लो। अब मान लीजिए ये प्रोक्लेमेशन कर दी, 6 महीने में कोई भी अपीयर नहीं हुआ, तब क्या करेंगे, तब हम सेक्शन 458 के अंदर जाएंगे। सेक्शन 458 बोलता है कि नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 मंथ्स, इन 6 महीनों में कोई भी क्लेमेंट नहीं आया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तब क्या होगा कि जो कोर्ट है वो कुछ भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी के साथ, मतलब कि उसको सेल या डिस्पोजल जैसे उसको ठीक लगता है उस हिसाब से कर सकता है, और जो उसके प्रोसीड्स होंगे, जो भी मैनर प्रेस्क्राइब कर रखा है रूल्स वगैरह के अंदर, उस हिसाब से फिर वो उनके प्रोसीड्स को कर देगा, स्टेट गवर्नमेंट में दे देगा, मतलब किसी अथॉरिटी वगैरह को, जैसे DLS वगैरह को, इस तरीके से जैसे भी डील करेगा उसके साथ। और अगर ये जो ऑर्डर हुआ है कि भाई प्रोक्लेमेशन के 6 महीने के बाद ये सेल कर दिया, अब कोई व्यक्ति उभर के आता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी, आपने कैसे इसको बेच दी, तो वो इसके अगेंस्ट अपील में जा सकता है इस ऑर्डर के। जैसे किसी सजा के अगेंस्ट आप अपील में जाते हो, मजिस्ट्रेट की सजा देता है, वैसे अपील में जाते हो ना, सेक्शन 372 वगैरह जो अपील वाले हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक राइट दे दिया गया कि आप अपील में जा सकते हो। और सेक्शन 459 क्या बोलता है, पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी। ये पहले भी जब हमने देखा था, जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड है उसके अंदर ये चीज़ एक तरीके से इंक्लूडेड ही है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पेरिशेबल होगी तो वहाँ पे कोर्ट के पास ये राइट रहता है कि वो उसको बेच भी सकता है। लेकिन यहाँ पे अलग से इस राइट को बता दिया गया और बताया कि कब वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी पेरिशेबल होती है ना, तो उस प्रॉपर्टी के साथ वो सेक्शन 457 और 458 की तरह डील कर सकता है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या क्या, कि पर्सन एंटाइटल्ड अननोन और एब्सेंट एंड पेरिशेबल प्रॉपर्टी, की जो पर्सन उसके लिए एंटाइटल्ड था उस प्रॉपर्टी के लिए वो अननोन था या फिर एब्सेंट था उस वक्त, और वो प्रॉपर्टी कैसी थी, पेरिशेबल थी, कि खराब हो जाएगी बहुत जल्दी,
जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ जो ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ पे वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, मतलब कि सेक्शन 457 और 458 की तरह डील कर सकता है, वही 6 महीने की प्रोक्लेमेशन ये सब चीज़ें देख के। तो इतना तो वेट नहीं करेगा, वो बेच देगा उसको। दूसरी चीज़ की सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑनर। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या होगी, बेनिफिट ऑफ ऑनर के लिए होगी, इसको बेच देना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रोसीड्स मिलेंगे अगर नॉर्मली इसको बाद में बेचा जाएगा तो उससे, तो वहाँ पे भी बेच सकता है। और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेस देन 500, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या फिर 500 रुपये से कम है तो वहाँ पे फिर वो कुछ नहीं देखता, वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, उसके पास राइट रहता है। तो ये हमारे 3 सेक्शन है, 457, 458 और 459। और मतलब कि यहाँ पे हमने सेक्शन 451 से लेके 459 तक पूरा कवर कर लिया, जहाँ पे हमने डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी को देखा। तो आप उन सभी वीडियोस को डिटेल में देखिएगा, और आपको सिर्फ बेयर एक्ट देखना हो तो वो अलग से वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इन वीडियोस के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने अपनी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी को पूरा तरीके से कवर किया है। आई होप आपको समझ आया हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको ये टॉपिक समझना हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।